नमस्कार दोस्तों, पूरा दिन बीत चुका है। दिन भर आप न्यूज चैनल्स देख चुके होंगे, सुबह के अखबार पढ़ चुके होंगे और आप समझ चुके होंगे कि देश में, मीडिया में, राजनीति में नया मेन्यू आ चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद, आगरा का ताजमहल, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और दिल्ली में कुतुब मीनार। किसी को ताजमहल के 22 कमरे खुलवाने हैं, किसी को ज्ञानवापी मस्जिद को हटाकर वहां विश्वनाथ मंदिर का विस्तार करना है, किसी को मथुरा में ईदगाह की मस्जिद को हटाकर कृष्ण जन्मभूमि का विस्तार करना है और किसी को कुतुब मीनार को मंदिर घोषित करना है। और ये बीते कई दिनों से जो सिलसिला चल रहा था, आज उसी सिलसिला को आगे बढ़ाने का काम दिन भर चैनलों ने किया। तो ये नया मेन्यू है। चुनाव 2024 में है, उसके पहले राज्यों में है, देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, डीजल 100 के पार है, तमाम दुनिया भर के इंडेक्स में भारत बुरे दौर से गुजर रहा है। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद, श्री कृष्ण जन्मभूमि, ईदगाह मस्जिद, कुतुब मीनार और आगरा विवाद के केंद्र में ये सब घसीटे जा रहे हैं। आज के अखबारों की हेडलाइन सुबह देखी, इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द कई अखबारों की हेडलाइन है और दिन भर जो चैनल में खबर और शाम को जितने चैनल पर डिबेट्स हुए, हर डिबेट्स में कहीं है धरोहरों पर धर्म युद्ध, कहीं है धार्मिक स्थलों पर हिंदू संगठनों का दावा कितना सही, इस धर्म युद्ध का अंत क्या है, ताज और कुतुब मीनार भी मंदिर, नमाज की आज़ादी पूजा पर पाबंदी, मस्जिद और मीनारें कितनी दीवारें, ये अमीश देवगन साहब ने शाम को किया। तो इसका मतलब अब ये जो नई पटकथा लिखी जा रही है अगले 2.5 साल के लिए, ये पटकथा इसलिए लिखी जा रही है ताकि जो देश के बुनियादी मुद्दे हैं उन मुद्दों से आप दूर रहें, वो आपके जहन में ना आए। आपके जहन में हिंदुत्व की जो प्रवृत्ति बीते 7.5 सालों में बढ़कर जन्म ले रही है, जड़ जमा चुकी है, वो जो जड़ जमाई हुई प्रवृत्ति है उसको और विस्तार मिले। इसलिए ये नया डोज, डबल डोज के बाद जैसे बूस्टर डोज लगता है, ये बूस्टर डोज का सिलसिला है, क्योंकि 2.5 साल बाद चुनाव है। ये 2024 से पहले का पिच। अब आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। और ऐसे वक्त में जो मैंने शुरू में कहा, क्यों विवाद है, क्या विवाद है, ऐसा विवाद है कि अजान, हनुमान चालीसा, हिजाब और हलाल झटका, ये सारे विवाद जब खत्म हो गए तब ये सब बहुत तेजी से आ रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए एक जत्था चला जा रहा है कुतुब मीनार के बाहर, ऐसा जत्था भगवाधारियों का जिसे खुद हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं आता। उसके पहले यूपी के जिले जिले में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन अब जिज्ञासा ये है कि 16वीं सदी में जो मंदिर बने, 16वीं सदी में जो ताज बना, 300-400 साल पहले की जो इमारतें हैं उसको खोदी जाए, उसकी जड़ें तलाशी जाए और देखा जाए कि वहां क्या है। उन कब्रों को खोला जाए, ताजमहल की उस सैकड़ों साल पुरानी इमारत के उन 22 कमरों को खोला जाए जो 90 साल से खुले नहीं, क्योंकि लगता है वो ताजमहल नहीं, वो मंदिर है महादेव का, तेजो महल है। कुतुब मीनार जो 12वीं सदी में बना, वो विष्णु स्तंभ है। ये कौन लोग कर रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। और क्यों कर रहे हैं, ये उससे ज्यादा जरूरी है समझना। भारत की स्थिति क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 136वें नंबर पर, हमसे ऊपर 84 नंबर पर नेपाल, जमाइका 63 नंबर पर और बाकी देश 62-52, मॉरिशस 52 नंबर पर। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो अभी कुछ दिन पहले आया, उसमें भारत 150वें नंबर पर। प्रेस फ्रीडम का क्या हाल है, इसको समझने के लिए बीते सालों में ऐसे प्रेस वालों के खिलाफ, मीडिया वालों के खिलाफ जो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं, देश में सांप्रदायिक राजनीति की मुखालफत करते हैं या उन तमाम सवालों को उठाते हैं जो एक पत्रकार के तौर पर उठाना चाहिए, उनका क्या हश्र होता है, ये बीते सालों में देखा है। चाहे मिड डे मील की रिपोर्टिंग करने वाला जेल चला जाए, चाहे त्रिपुरा में कोई गोमूत्र की बात करने वाला, गोमूत्र पर तंज कसने वाला पत्रकार जेल चला जाए, चाहे देश के अलग अलग हिस्सों में जो बलिया में हुआ, पेपर लीक करने वाला पत्रकार सलाखों के पीछे 1 महीना चला जाए, क्योंकि उस पर आरोप लगा कि ये पेपर लीक उसने किया, जबकि पेपर लीक की स्टोरी उसने छापी। मध्य प्रदेश में कोई बीजेपी नेता
कि करतूतों के खिलाफ लिखने वाला पत्रकार और उसके साथी उनके कपड़े उतारकर थाना में परेड करा दिया जाए और वीडियो और तस्वीर वायरल कर दी जाए। ये हो रहा है बीते कुछ सालों में, कुछ महीनों में और ज़्यादा। तभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 150वें नंबर पर है। रवांडा जैसा मुल्क, जहां रेडियो रवांडा का जिक्र आता है बार बार, रवांडा जैसा मुल्क भी 136 नंबर पर है। यूएई 138 पर, युगांडा, रवांडा, यूएई, ये सब हमसे बेहतर स्थिति में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। भारत 5000 साल की सभ्यता वाला भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, इतनी बड़ी आबादी वाला भारत, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कहां है, इसको समझने की जरूरत है। उसी तरह से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में देखेंगे, भारत 140वें नंबर पर है। फिजी हमसे बेहतर है 133 पर, केन्या हमसे बेहतर है 95 पर, माल्टा, ये इक्वाडोर, मुल्कों के नाम सुनिए। ऐसे मुल्क हैं जिनकी आबादी, कई ऐसे मुल्क हैं जिनकी चौहद्दी, जिनकी आबादी, जिनका पूरा क्षेत्रफल पूर्वोत्तर भारत में जो छोटे छोटे राज्य हैं उनके बराबर है, लेकिन वहां सब हमसे बेहतर स्थिति है। डॉलर ने वो मुकाम हासिल किया जो मुकाम आज़ादी के बाद मोदी जी की कृपा से हासिल हुआ। 7.5 साल के राज में, 8 साल हालांकि हो गए, 8 साल के राज में उनकी उस अवस्था को प्राप्त किया जिसका जिक्र कल परसों आपने देखा होगा, लेकिन उस पर ज़्यादा शोर शराबा, चीख पुकार नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानवापी नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं है, क्योंकि कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बनाने की मांग वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ मसाला नहीं है, क्योंकि वहाँ सांप्रदायिकता नहीं है, क्योंकि वहाँ कट्टर हिंदुत्व नहीं है, और क्योंकि वहाँ मोदी सरकार को असहज करने वाली स्थिति है। डॉलर न्यूनतम स्तर पर 77 रुपये 40 पैसे, रुपया न्यूनतम स्तर पर पहुंचा डॉलर के मुकाबले 77 रुपये 40 पैसे। तो रुपये का अब मूल्य इतिहास में दर्ज हुआ मोदी राज में, तो ये आप स्थिति जानते हैं। वैसे ही अगर देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत 101 पर, यहां भी आप नाम सुन लीजिए मुल्कों के। सूडान 95 पर, नाम्बिया, श्रीलंका, जहां इतना हंगामा मचा है, श्रीलंका में राष्ट्रपति के पुश्तैनी मकान में आग लगा दी जा रही है, सांसद के घर में आग लगा दी जा रही है, और इतना बवाल है कि सड़क पर सब कुछ अपने कब्जे में लेने के लिए जनता निकल पड़ी है। श्रीलंका भी हमसे बेहतर स्थिति में। जॉर्डन 38वें नंबर पर, भारत 101 नंबर पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2020 का आंकड़ा है, भारत 131 पर। यहां भी देखेंगे ट्यूनेशिया, लेबनान, कतर हमसे बहुत बेहतर स्थिति में। तो ऐसे कितने इंडेक्स, जो विकास के इंडेक्स है, जो रोजगार के इंडेक्स है, जो हैप्पीनेस के इंडेक्स है, जो हेल्थ के इंडेक्स है, जो किसी भी सेक्टर के वो इंडेक्स हैं जिससे मुल्क की तरक्की की पैमाइश हो, उस इंडेक्स में भारत का यह हाल है। बेरोजगारी के आंकड़े सरकार अब जारी नहीं करती है। जो संस्था जारी करती थी उसके जो 2 अधिकारी थे, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने वो आंकड़े लीक किए, तो वो कहां गए उनका पता नहीं चला। लेकिन इस देश में अब नया माहौल बन रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, नया मेन्यू आ गया है, और ये मेन्यू नया इसलिए आया क्योंकि राम मंदिर का मामला तो सलट गया, मंदिर तो वहां बन रहा है, जो मिलना था मिल गया, सत्ता में आना था आ लिए, अब तो कुछ नया चाहिए, तो नया तो यही सब होगा। कैसे सड़क पर लोग आएंगे, कैसे लोगों में गुस्सा जगेगा, कैसे लोगों में आक्रोश होगा कि एक बार हमारा हिंदुत्व जग गया, अब हमें ज्ञानवापी मस्जिद को हटाना है, ध्वस्त करना है। ऐसा जगह कि संगीत सोम जैसा नेता, जो विधायकी का चुनाव अभी हारा है अपने इलाके में, संगीत सोम जैसा नेता ट्वीट कर रहा है, फिर माफ करें फेसबुक पोस्ट लिख रहा है। पोस्ट में क्या लिख रहा है संगीत सोम, इसको सुनिएगा जरा, और इसका क्या मतलब है। बीजेपी के नेता अगर ऐसी बात करते हैं, संगीत सोम ने लिखा, औरंगजेब जैसे लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी, 92 में बाबरी और 22 में ज्ञानवापी की बारी है। मतलब अब आप कह रहे हैं कि जैसे बाबरी मस्जिद को ढहाया, ध्वस्त किया, जमींदोज किया, वैसे अब ज्ञानवापी को जमींदोज करेंगे। ये नारा बीजेपी के पूर्व विधायक ने दिया। ये मत समझिए कि ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। मोदी जी के बयान को देखकर गलतफहमी में मत रहिए, सबका साथ सबका विश्वास। दरअसल बीजेपी के नैरेटिव को बढ़ाने का काम यही लोग करते हैं, सत्ता हासिल ऊपर बैठे लोग करते हैं, जो जुमला छोड़ते हैं सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास। संगीत सोम ने लिखा है, मुसलमान आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़कर जो मस्जिद खड़ा किया, वापस लेने का समय आ गया है, वापस लेने का समय आ गया है। अब सारी
पुरानी इमारतें जो 400 साल 600 साल 1000 साल पुरानी हैं उनको खोदिए, खोद कर उसकी जड़ें तलाशिए और देखिए कि वहाँ क्या था। लेकिन वो सब करने से पहले एक चीज़ और करना चाहिए। लाल किला, जिसके प्राचीर से आज़ाद भारत में हर प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडे फहराता है, आन बान शान का प्रतीक वो प्राचीर है जहां से झंडा फहराता है और पूरी दुनिया में इस मुल्क के उस झंडे की ऊंचाई से इस मुल्क के लोकतंत्र की पैमाइश होती है। और वहां से जो भाषण दिया जाता है उसको सुना जाता है कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला। लेकिन उस लाल किले का भी निर्माण मुगल बादशाह ने कराया था। तो कायदे से तो होना अब ये भी चाहिए, जब यही सब करना है तो लाल किले की भी खुदाई कराइए। और खास तौर से जिस प्राचीर पर जहां खड़े होकर मोदी जी लाल किले पर झंडा फहराते हैं, नेहरू से लेकर तमाम प्रधानमंत्रियों ने जहां से झंडा फहराया और जहां से इस मुल्क का मुकद्दर लिखा गया उस ऐलान से, वहां से प्रधानमंत्री के कहे का मतलब हुआ, उसको भी खो दिए। हो सकता है जहां मोदी जी खड़े होते हो झंडा फहराने, उसके नीचे 50 मीटर 100 मीटर नीचे कुछ मिल जाए, यही बच गया। और ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं, फिर उन सारी इमारतों को खोदना शुरू करिए, काम छोड़ दीजिए। सेंट्रल विस्टा तो बन ही रहा है। तो ये क्या, कहां ले जाना चाह रहे हैं देश को? और अगर बहुत सारे लोग बीजेपी के किसी बड़े मंत्री से पूछेंगे ऑन रिकॉर्ड तो कह सकते हैं फ्रिंज एलिमेंट है, इनकी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन माफ करिए, सब फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। कोई पूर्व विधायक फ्रिंज एलिमेंट नहीं होता, कोई मौजूदा सांसद फ्रिंज एलिमेंट नहीं होता तो इनकी ये हैसियत नहीं होती मोदी राज में ये बोलने की। और वो भी तब आगरा की बात करें। आगरा को अगर कहते हैं कि आगरा के 22 कमरे खुलने चाहिए और 22 कमरों का क्या है राज, और वो आगरा का ताजमहल जो मोहब्बत की निशानी है, जहां दुनिया भर से आने वाले लोग तस्वीरें खिंचाकर खुद को बहुत सुकून महसूस करते हैं, वो शानदार इमारत, वो मोहब्बत की वो इमारत जिसका जिक्र सैकड़ों फिल्मों में हुआ, देश और दुनिया के फिल्मों में। तमाम राष्ट्राध्यक्ष जो 75 साल से देश में आते रहे, ताजमहल के सामने तस्वीरें खिंचवाते रहे। लेकिन उसी ताजमहल से अब इनकी दुश्मनी है, क्योंकि किसी मुगल बादशाह का बनवाया हुआ मकबरा है और ये अब तलाश कर रहे हैं कि उसके नीचे कोई मंदिर है। और इसकी शुरुआत कुछ इतिहासकारों ने कुछ साल पहले की थी। पी.एन. ओक की चर्चित किताब है। दक्षिणपंथी इतिहासकार लगातार ये बात कहते रहे, उसके नीचे क्या है या नहीं है। भारत सरकार ऑन रिकॉर्ड, केंद्र सरकार के मंत्री 2015 में जब एक बार फिर मोदी सरकार के बनने के बाद ये विवाद हुआ था, ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं महेश शर्मा संस्कृति मंत्री के तौर पर लोकसभा में कि सरकार को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर है। ये जवाब तब आया था जब ताजमहल में पूजा की अनुमति के लिए मथुरा की शाही मस्जिद का सर्वे आगरा की अदालत में करने के लिए याचिका दायर की थी, और यही नहीं हुआ। उसके अलावा एएसआई ने कोर्ट में कहा कि ये हमें मंदिर मिलने के वहां कोई प्रमाण नहीं मिले, ये एएसआई भी कह चुका है। तो जब एएसआई कोर्ट में कह चुका, जब केंद्र सरकार के मंत्री कोर्ट में कह चुके, तो फिर क्या वजह है कि बीजेपी का कोई नेता कोर्ट में जाता है, याचिका दायर करता है और वो कहता है कि हम ताजमहल के उन कमरों को खुलवाना चाहते हैं जो 85 या 86 साल पहले आखिरी बार ये कमरा 1934 में ये कमरे खोले गए थे, 281 साल बाद 1934 में खोले गए, 88 साल पहले। अब ये महाशय उन कमरों को खुलवाना चाहते हैं और ये राजनीति ताजमहल पर कई बार हो चुकी है। और 2018 में भी एएसआई कह चुका है कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कि ताजमहल के शिव मंदिर या तेजो महालय होने का दावा काल्पनिक है। एएसआई कह चुका, हलफनामा देकर केंद्रीय मंत्री कह चुके, लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड एएसआई ने यह कहा है सुरक्षा वजहों से ताजमहल में नीचे जाने वाले रास्तों और कमरों को बंद रखा गया है, इसलिए ताजमहल में किसी भी तरह की पुनर्समीक्षा का कोई सवाल नहीं रह जाता। इसके बाद कोई रजनीश नाम का बीजेपी का नेता है, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुनवाई होनी थी आज ही शायद, जो सुनवाई अब टल गई। वैसे ही मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह के सर्वे कराने की मांग हो रही है कि जैसे ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो रहा है वैसे ईदगाह का सर्वे हो, और सर्वे हो और राम जन्मभूमि का, कृष्ण जन्मभूमि का विस्तार हो, मस्जिद को हटा लिया जाए। वहां मथुरा में 10 मुकदमे बीते सालों में इस मुद्दे पर हो चुके हैं। लंबी कहानी है। उस मस्जिद और मंदिर के बीच की दीवार सटी है, विवाद है, मस्जिद
को बनाया गया, मंदिर के कुछ हिस्से तोड़े गए, लेकिन उसके बाद एक समझौता हुआ 60 के दशक में, और उसके बाद वहाँ मंदिर बना। वो एक लंबी कहानी, उसके विस्तार में अभी नहीं जा रहा हूँ। मुद्दा सिर्फ ये है, क्या देश में ज़रूरी मुद्दे खत्म हो गए? क्या देश की सरकार के सामने, देश की जनता के सामने ज़रूरी मुद्दे ये हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद तोड़ी जाए, या ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की इजाज़त मिल जाए मस्जिद में, या ईदगाह मस्जिद को वहाँ से तोड़ी जाए, या आगरा के 22 कब्रें खोल दिए जाए, या कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ घोषित करके वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होने लगे? इससे जो ये इतने इंडेक्स जो पढ़ के हमने सुनाए, जहाँ भारत का बुरा हाल है, जहाँ पेट्रोल की कीमत 100 रुपये पार, डीजल की कीमत 100 रुपये पार, घरेलू गैस की कीमत 1000 रुपये पार, जहाँ डॉलर के मुकाबले रुपया निम्नतम स्तर पर, जहाँ बेरोजगारी चरम पर, जहाँ आर्मी की नौकरी के लिए 2-2 साल 3-3 साल से लड़के यूपी से लेकर बिहार से लेकर हरियाणा में सड़कों पर दौड़ रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे बेमानी हो गए, इनकी जरूरत नहीं है। और चैनलों पर बहस शुरू हो गई, हेडलाइन फिर से शुरू हो गई, तेजो महालय से लेकर कुतुब मीनार में हनुमान चालीसा, विष्णु स्तंभ बने, और क्यों न जाने देश की ज्ञानवापी के नीचे क्या है। इस एंगल से बहसें हो रही है, इस एंगल से खबरें छप रही है कि ज्ञानवापी के तहखाने में क्या है, खोला जाए ताला। ये चैनल और ये अखबार मोदी जी का फोटो लगाकर पहले पूछे कि देश में 8 साल में कितनों को मिला रोजगार, क्योंकि आपने कहा था हर साल 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वो आंकड़े को लेकर विवाद है, कोई 2 करोड़ कहता है, कोई 1 करोड़ कहता है, जो भी कहता है। मोदी जी ने 2014 के पहले कहा रोजगार देंगे, डॉलर के मुकाबले रुपया इतना नहीं गिरे, या रुपया बेहतर होना चाहिए, इसको लेकर मोदी की नसीहतों के वीडियो 2014 के पहले हैं। डीजल और पेट्रोल 35 रुपये मिलेगा और मिलना चाहिए अगर मोदी जी आ गए तो। रामदेव, स्वामी रामदेव 2011, 12, 13, 14 तक कहते रहे, योग की शिविर में हिलते डोलते उठते बैठते झुकते पेटासन और श्वासासन और जितने भी आसन होते हैं करते हुए, कपाल भांति से लेकर सब कुछ करते, वहां पेट्रोल और डीजल के बारे में भी बात करते थे। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? ये कीमतें आसमान की तरफ। मोदी जी का एक वीडियो है, मैं दोबारा बनाऊंगा, पेट्रोल और डीजल के बारे में बताते हुए मनमोहन सिंह के राज में, और आज इस पर कोई चर्चा नहीं है। आज चर्चा हो रही है इन मुद्दों पर जो दरअसल मुद्दा नहीं है, और ये मुद्दा अभी होना भी नहीं चाहिए। देश कहाँ जाएगा इससे तय होगा कि देश उन तमाम इंडेक्स पर, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, चाहे वो बेरोजगारी के आंकड़े हो, चाहे देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए औद्योगिकरण का सवाल हो, चाहे एफडीआई का सवाल हो, चाहे विदेशी कंपनियों के भारत आने का सवाल हो, चाहे हर शहर में, हर सूबे में गरीब लोग, जिन्हें आज सिर्फ मोदी जी ये कहकर खुश होते हैं कि उन्हें 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, तो देश आज भी 8 साल बाद ये स्थिति में तो है कि उन्हें 5 किलो अनाज देकर उनके वोट हासिल किए जा सकते हैं, और 5 किलो अनाज देकर उन्हें हैप्पीनेस इंडेक्स के आंकड़े में खुश रखा जा सकता है। तो देश अगर वहाँ है तो देश को वहाँ से आगे बढ़ाने के लिए कि 5 किलो अनाज से आगे बढ़कर सोचे, ये भी कोई जिम्मेदारी है। लेकिन उन जिम्मेदारी का पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। बीजेपी की आईटी सेल, मीडिया के हजारों सैकड़ों साथी, बड़े बड़े संस्थान, वो इसी में लगे हैं कि कैसे वो वही नैरेटिव चलता बढ़ता बुना जाता रहे जो सरकार को, बीजेपी को मुफीद लगता है। और वो नैरेटिव एक बार फिर से नए सिरे से, नए मेन्यू के शक्ल में आपके सामने है। चैनल देखना जब शुरू करेंगे ये सारे मुद्दे आपको दिखेंगे, वो मुद्दे जिनका जिक्र किया वो गायब होंगे। अब आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। क्या आपको ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे खुले हैं, बंद हैं, जो 80 साल से ज़्यादा से, क्या उन्हें खुलवाना है? क्या वही सबसे बड़ा आपका मुद्दा है? क्या ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में क्या है वो जानना और ज्ञानवापी मस्जिद को ध्वस्त करवाना, यह आपका मुद्दा है जो संगीत सोम के लिए जैसा लगता है कि 92 में बाबरी, 2002 में ज्ञानवापी? क्या आप श्री कृष्ण मंदिर का विस्तार के लिए बगल की मस्जिद को ध्वस्त करवाने के पक्ष में हैं? क्या आप चाहते हैं कुतुब मीनार, वो इमारत जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं? बचपन में इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर हमने उस इमारत की तस्वीर देखी है। हम में से, आप में से जितने लोग दिल्ली आते हैं, उस इमारत के बगल में खड़े होकर सबके घरों में तस्वीर होगी। 50 साल 100 साल अपने दादाजी की भी तस्वीर खोजिएगा, पिताजी की भी तस्वीर खोजिएगा। क्या ये सोचकर आते थे कि कभी इस कुतुब मीनार को गिराएंगे, नीचे विष्णु स्तंभ खोजेंगे? और खोजना चाहते हैं। अब आपको तय करना है
फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।